स्टूडेंट्स, मैं फिरोज़ खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान डाइट प्रतापगढ़ से। आज की टीटी क्लास में हम लोग पर्यावरण के वर्गीकरण टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले की क्लास में आपने पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा कि पर्यावरण में मुख्यतः दो घटक होते हैं, हमारे जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीव आते हैं, जिसमें आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के अंतर्गत आपके समस्त हरे पौधे आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संचरण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं, कंज्यूमर वो जीव होते हैं, मुख्यतः जंतु उसमें अंदर सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। जंतु आपके यानी कि अर्थात जो उपभोक्ता हैं और साथ साथ जो उत्पादक हैं, इनकी निश्चित जीवन काल के बाद जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके शरीर को विघटित करके जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको अवघटक कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया आपके तीन तरह के होते हैं, कुछ जो है स्वपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ आपके मृतोपजीवी होते हैं। इस तरह से कुछ बैक्टीरिया और कुछ कवक ये आपके अपघटक के कार्य करते हैं, जो मृत जीवों को नष्ट करके उनको उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, साथ साथ उनको सरल रूप में परिवर्तित करके पदार्थों को पुनः पृथ्वी में मिला देते हैं। तीसरा, अपघटक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पदार्थों के चक्रीकरण में। इसी प्रकार से आपने देखा था अजैविक घटकों के अंतर्गत आपका सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, ये सभी घटक सम्मिलित थे जो जीव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आज हम लोग जैसे देख रहे हैं आप लोग टॉपिक कि पर्यावरण का वर्गीकरण की टॉपिक की बात करेंगे कि हम लोग एनवायरनमेंट जो हमारा है, पर्यावरण है, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके अंतर्गत हमारे क्या क्या भाग सम्मिलित हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतः आपके तीन भाग सम्मिलित होते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जैवमंडल भी लिखा है, लेकिन जैवमंडल इन्हीं तीनों मंडलों में ही उपस्थित है, कहीं अलग से वो नहीं है। तो इस तरह से पर्यावरण का मुख्यतः तीन भाग होता है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है? जैसे आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है। ये जो गैसीय आवरण उपस्थित है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो गैसों का जो आवरण है, आप देखेंगे कि ये अलग अलग ऊंचाई पर इसका मात्रा और इसकी जो है सांद्रता अलग अलग है। इसी के आधार पर हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को हम मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। इसी के ऊपर जो आपने पांचवा नाम लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, एक्सोस्फियर या वायुमंडल लिखा हुआ है, वो वहाँ कोई वायु नहीं है, बल्कि वहाँ से अंतरिक्ष तक, स्पेस तक जो आपका जगह है, उसी को हम एक्सोस्फियर या वायुमंडल कहते हैं। इस तरह वायुमंडल में हमारे चार भाग: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। हिंदी में कहेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ये आपके वायुमंडल के चार घटक हो जाते हैं। जो देख रहे हैं आपकी क्षोभ मंडल आपका 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को कहते हैं। अब आपका जो 18 किलोमीटर है, ये आपका रेंज हमारे भूमध्य रेखा पर है। लेकिन अगर ध्रुवों से बात करें, हम ध्रुवों पर जब बात करते हैं तो ध्रुवों पर ये ऊंचाई क्षोभ मंडल की 0 से केवल 8 किलोमीटर तक होती है। तो आपको यह बात याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 0 से 8 किलोमीटर तक ही होती है। इसी प्रकार आप जब समताप मंडल की बात करते हैं, इसका रेंज 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का रेंज होता है। और इसी लेयर में आपका सबसे मुख्य गैसों का जो आवरण है, वहाँ ओजोन का गैस का आवरण है। 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक, कुछ पुस्तकों में 100 किलोमीटर तक भी लिखा रहता है सीधा सीधा, लेकिन आपको एग्जैक्ट जानना चाहिए। करीब 85 किलोमीटर तक
आपका जो गैसों का आवरण है उस क्षेत्र को हम कहते हैं मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। इसी प्रकार 85 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के क्षेत्र को हम आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर कहते हैं, और उसके ऊपर का जो भी भाग है उसको हम एक्सोस्फीयर या वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर लगभग गैसें नगण्य हो जाती हैं, यहाँ से गैसें समाप्त हो जाती हैं और इसका आगे कोई रेंज नहीं है। ये पूरा आपके स्पेस से अंतरिक्ष तक पूरा क्षेत्र आपका वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहलाता है। थोड़ी सी इन चारों मंडलों में थोड़ा सा गैसों का और इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं सभी में। जो ट्रोपोस्फीयर देख रहे हैं, जो क्षोभ मंडल सबसे निचला आपका वायुमंडल का लेयर है, इसमें गैसों का सर्वाधिक सांद्रता है और साथ साथ इसमें गैसों के सर्वाधिक सांद्रता होने के साथ साथ इस मंडल में जब हम ऊपर की ओर चलते हैं, वातावरण वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तापमान घटता है। और तापमान के घटने का दर क्या है? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 167 मीटर, लगभग 167 मीटर ऊपर चलते हैं तो करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग हम 1 किलोमीटर ऊंचा चलें तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान कम हो जाता है। यानी कि इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि करीब 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेंज से आपके क्षोभ मंडल में तापमान घटता है जब हम ऊपर की ओर चलते हैं। तापमान के घटने और बढ़ने का एक अल्टरनेशन है आपके चारों लेयर में। जैसे आप देख रहे हैं कि आप अगर एक याद हो गया तो हर बार अल्टरनेट होगा, हर बार बदल जाता है। आपके समतापमंडल में देख रहे हैं आप लोग कि टेम्परेचर जो है यहाँ बढ़ता है, यहाँ पर ऊपर चलने से घटता है, तो यहाँ ऊपर ये एरो जो है ऊपर चलने का रेफरेंस है और आगे लिखा गया घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ जो ऊपर चलते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, रेट आपने देखा। जब समताप मंडल में बात करते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर चलते हैं तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो मुख्य रोल है आपकी ओजोन गैस का रोल है। यहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है। ये ओजोन गैस जो आपके समतापमंडल में 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में सर्वाधिक सांद्रता इसकी होती है। तो ये जो ओजोन गैस है ये आपके सूर्य के विकिरण से को रोकती है। उसमें मुख्यतः हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट गैस होती है उसको रोकती है, उसी की उपस्थिति में बनती भी है। दोनों बातें आपको याद रखना है। ये अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को रोकती है और उसी से बनती भी है। तो उसी की उपस्थिति में बनती भी है, उसको रोकती भी है। दोनों बातें आपके आंसर होंगी। इसमें जो है इसी ओजोन के कारण ही यहाँ तापमान ऊपर चलने के साथ साथ बढ़ता रहता है इसका। ये आपके जो है समताप मंडल, इसमें आपके वायुयान के उड़ने का एक उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है, इसलिए अधिकांश वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। फिर इसके ऊपर 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर की जब बात आती है, इस रेंज को हम मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि हर बार टेम्परेचर अल्टरनेट हो जाता है। इसमें जो है ऊपर चलने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। इन सब मंडलों में गैसें काफ़ी कम मात्रा में हो जाती है, उनका घनत्व काफ़ी घट जाता है और ऊपर चलने के साथ साथ तापमान यहाँ घटता जाता है। इसके ऊपर चलते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, सूर्य से नज़दीक भी होते जा रहे हैं, इस तरह से यहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर गैसें जो है आयनिक रूप में आ जाती हैं और इसलिए इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर तापमान ऊपर चलने के साथ साथ पुनः बढ़ता जाता है। आयन मंडल का अपना एक महत्व है कि ये जो है आपकी रेडियो वेव्स जो आपकी होती हैं, आपको जो यहाँ से रेडिएशन जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए जो तरंगे रिलीज हो रही हैं, वो उनको ये वापस कर देता है। और वापस करने के बाद भी जिसके कारण है कि हमारे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन का कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा संचार प्रणाली काम करती है। इस तरह से आपके इन रेडियो वेव्स को ये वापस परावर्तित करने का कार्य करता है, जिसके कारण हमारा संचार प्रणाली काम कर रहा है। इसका भी अपना महत्व है कि संचार प्रणाली को काम करने में किस मंडल का महत्वपूर्ण रोल है, तो आयन मंडल का है। क्योंकि अगर ये मंडल ना होता तो शायद हमारे सारे जो है जो हमारे रेडिएशंस हैं ये अननोन स्पेस तक चली जाती और हमारे इंस्ट्रूमेंट तक, टीवी, रेडियो या मोबाइल तक वापस ना आती। तो भले ही प्रसारण केंद्र से निकलता लेकिन वहाँ से ये वापस ना आ पाती, लेकिन इस के कारण जो है ये वापस कर देता है, फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट तक वापस आ जाती, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली काम कर रही है। अब 400 किलोमीटर के ऊपर के क्षेत्र को आप जैसे जानते हैं कि इसको हम एक्सोस्फीयर या वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर लगभग गैसें बहुत रेयर मात्रा में होती हैं और इसमें जो है करीब 3 किलोमीटर से लेकर
नॉट 3 बल्कि 3000 किलोमीटर से लेके 16,000 किलोमीटर के रेंज में कुछ आवेशित कण उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग वेन एलन विकिरण पट्टी यानी वेन एलन रेडिएशन बेल्ट भी कहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वेन एलन रेडिएशन बेल्ट वेन एलन रेडिएशन पट्टी कहाँ पर उपस्थित है, तो आपकी इसी वायुमंडल में एक्सोस्फीयर में करीब 3000 से लेके 16,000 किलोमीटर की रेंज में बीच में ये पट्टियाँ उपस्थित होती हैं। तो ये तो बात हो जाती है आपके वायुमंडल और उसके अलग अलग भागों की। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि वायुमंडल में जो वायु जो उपस्थित है, जो गैसीय आवरण है, उस वायु का संगठन क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैसों का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे अधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। नाइट्रोजन आपकी लगभग 78.09% हमारे वातावरण में उपस्थित है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण गैस है आपकी, ये आपकी होती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा लगभग 20.95% लगभग 21% के आसपास होती है। तो ये आपकी ऑक्सीजन दूसरी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है। थर्ड नंबर पे जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, थर्ड नंबर पे जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस होती है वो आर्गन होती है, लगभग 1% के आसपास है। इसको एग्जैक्ट अमाउंट में कहेंगे 0.9% के आसपास आपकी आर्गन गैस होती है। आर्गन के बाद जो चौथे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस होती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी मात्रा 0.039% होती है। केवल कभी कभी इसको 0.03 कह देते हैं, लेकिन आगे अगर बढ़ाएं आप तो 0.039% यानी लगभग 0.04% के आसपास इसकी मात्रा होती है। इसके बाद जो गैसें हैं उसका बहुत ट्रेसेस में है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। इसके बाद जो गैस मुख्य गैस आपकी आती है वो मीथेन आती है, जो आपको पता है कि पदार्थों के सड़ने गलने से मुक्त होती है। इसकी मात्रा बहुत ही कम है वातावरण में, 0.002 3 बार 0 फिर 2%, 0.0002%। मीथेन काफ़ी कम मात्रा में है। इसके बाद उससे भी कम आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जैसे आप देख रहे हैं कि 0.4 बार 0.00005%, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये गैसें उपस्थित होती हैं। इस तरह आप कह सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें ही हैं जो आपके वातावरण का करीब 99% भाग बनाती हैं। वायुमंडल का लगभग आपके 99% भाग बनाती हैं। और गैसेस बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। इसी में कुछ मात्रा में आपका जो है जलवाष्प भी उपस्थित है, वो भी गैसीय रूप होता है। साथ साथ कुछ अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसेस भी उपस्थित होती हैं। तो ये सभी आपकी वायु का संगठन बनाती है। लेकिन और जो शेष रहेगी जिसका नाम नहीं लिखा गया है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती हैं। इस तरह से आपके जैसे वायुमंडल की बात किया, अब दूसरा मुख्य भाग होता है आपका जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। तो जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर की जब बात होती है तो आप बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो करीब 71% भाग में जो H2O जो लिक्विड मात्रा में उपस्थित है, तरल रूप में है, जिसको हम जल कहते हैं, ये पूरा जो हमारा समुद्र, नदी, तालाब, ये सभी मिलकर हमारा क्या बनाता है, जलमंडल बनाता है। और पृथ्वी का लगभग 71% भाग आपका जलमंडल या वाटर से घिरा हुआ है। इस 71% जो आपका पानी है पृथ्वी पर, इसमें से आपको पता रहना चाहिए केवल 1% पानी ही पीने योग्य है। यानी इतना पानी होने के बाद भी पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है, केवल कुल पानी का 1% पानी ही पीने योग्य है। बाकी शेष जो है मुख्यतः समुद्री खारे पानी है और या उसमें और कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसके कारण पीने योग्य पानी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पर्याप्त मात्रा में उतना ही 1% ही बहुत बड़ा पानी का मात्रा है जो पीने योग्य हमारे हैं। तो ये बात हो जाती है जलमंडल की बात हो जाती है। अब स्थल मंडल की जब बात करते हैं हम लोग, तो अब 71% पानी के बाद जो बचा वो कितना 29% बचा। यानी पृथ्वी का वो स्थल जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे आपके पठार हो गए, पहाड़ हो गए, आपके जो है मैदान हो गए, आपके वन क्षेत्र हो गए, जहाँ पर पानी उपस्थित नहीं है, जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है।
ये तीनों मंडल आपके वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल हमारे पर्यावरण का मुख्य 3 भाग होते हैं। अब चौथा जो एक मंडल की बात होती है, लेकिन वो इन्हीं तीनों को सम्मिलित करके उसकी बात होती है, उसको हम जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जैवमंडल वह क्षेत्र है, इसी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में ही जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग आपका जो जीव पाए जाते हैं आपके वायुमंडल में, जो सबसे ऊंचाई तक जो हाँ जीव पाए जाते हैं वो करीब 8 किलोमीटर ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं। लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं। इसी तरह से आपके गहराई में करीब आपके 14 किलोमीटर की गहराई तक जो है आपके जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार 14, 8, 22 किलोमीटर की रेंज को ही हम लोग जैवमंडल या बायोस्फीयर कह सकते हैं। जैवमंडल या बायोस्फीयर का निर्माण कैसे होता है, क्या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जब इसकी बात होती है तो आपको पता है कि इस पृथ्वी पर सबसे जीवन की जो सबसे मतलब जीव में सबसे सिंपल जो छोटी उसका भाग है, एक जाति है। जितनी जीव हैं उसमें एक उसकी इकाई की बात किया, जीवन की नहीं, जीव की बात किया जाए तो जाति है उसकी स्पीसीज से सबसे छोटी इकाई होती है। एक जाति मिलकर समस्त जीव बनाए हुए हैं। लगभग आपको पता है 17 लाख जातियां हैं पृथ्वी पर अभी ज्ञात हैं, और भी हो सकती है लेकिन वो अज्ञात हैं। तो 17 लाख जातियां ज्ञात हैं। तो जो एक जाति, कोई भी उस 17 लाख में से कोई भी एक जाति होगी तो उस जाति की जितने सदस्य होंगे, जितने मेंबर होंगे, वो सब मिलकर उस जाति की पॉपुलेशन या समष्टि बनाते हैं। तो जीव होता है, कोई भी जीव है, यानी कि एक स्पीसीज की बात हो रही है, एक जाति की बात हो रही है। जब उस जीव के या जाति के सदस्य जितने होते हैं किसी क्षेत्र में, वो क्या कहलाती है, उनकी जनसंख्या या पॉपुलेशन कहलाती है, समष्टि कहलाती है। अब जनसंख्या या पॉपुलेशन जो होती है आपकी, वो उसकी 3 शर्तें होती हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले उस जाति के सदस्यों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया एट पार्टिकुलर टाइम। 3 बातें एक साथ होती हैं कि उस स्पीसीज कितने मेंबर किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पर पार्टिकुलर टाइम में कितने सदस्य हैं, उसी को उसकी पॉपुलेशन या समष्टि या जनसंख्या कहते हैं। समय भी उसमें निश्चित होता है। जैसे हमने कह दिया कि प्रतापगढ़ की जनसंख्या इतनी है, आज से 5 साल पहले इतनी थी, आने वाले 2 सालों में इतनी हो जाएगी। मैंने ऑलवेज आप एक समय देते हैं कि इतने समय में इतनी थी, तो ऑलवेज समय भी बद्ध रहता है कि कब की बात कर रहे हैं आप। वहाँ पर जो सदस्य हैं अभी हैं कि 5 साल पहले की बात, आने वाले सालों में बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं। और जब आप किसी जगह का नाम ले लेते हैं तो उसमें वो क्षेत्रफल अपने आप सम्मिलित हो जाता है। जैसे आपने कहा हमारे मोहल्ले की जनसंख्या, हमारे जिले की जनसंख्या, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या की जब बात करते हैं तो ऑलवेज उसमें जैसे ही आप कोई शब्द लेते हैं उसका एक क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरह से आप जनसंख्या क्या होता है आसानी से आप कैसे बता सकते हैं कि किसी भी जाति के सदस्यों की संख्या जो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसे उस जाति की जनसंख्या कहते हैं। तो जीव मिलके जितने जीव किसी क्षेत्र में रहते हैं वो क्या कहलाएगा, उसकी समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। इसी प्रकार से जब समष्टि या पॉपुलेशन जो एक जाति के सदस्य रहते हैं किसी एक विशेष स्थान पर अन्य जातियों से भी इंटरेक्ट करते हैं, आपस में क्रियाकलाप करते हैं, और ये सभी जो जातियाँ जो पॉपुलेशंस होती हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, जैव समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। जो आपके किसी भी जगह पर कई जातियाँ होंगी तो वो सब मिल के आपके क्या बना देंगे, जैव समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी बना देते हैं। आपको पता है कि जो भी किसी भी स्थान पर जो भी जीव रहते हैं वो अजैविक घटकों से भी क्रियाएं करेंगे। सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, ये सभी जो अजैविक घटक हैं इनसे भी क्रिया करते हैं। और इस तरह से किसी भी स्थान पर जो जीव होते हैं, जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, वो आसपास के अजैविक घटकों से क्रिया करके एक स्थिर तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की बात अभी हम अगली क्लास में अलग से भी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि इकोसिस्टम का टर्म शब्द कौन दिया था। तो आपको पता होगा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था।
आर्थर जी टेंसले ने। इसको इकोसिस्टम को पहले एक साइंटिस्ट थे कार्ल मोबियस, उन्होंने बायोकोइनेसिस भी कहा था। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि इकोसिस्टम को पहले बायोकोइनेसिस कौन कहा था या बायोकोइनेसिस शब्द का प्रयोग कौन दिया, तो आपके कार्ल मोबियस हो जाते हैं। उन्होंने बायोकोइनेसिस कहा था, बाद में इसको एजी टेंसले ने इकोसिस्टम कहा। तो किसी भी जगह पर आपने इतना पढ़ा होगा तो हम कहते हैं कि तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, इस तरह से वहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत बात जाती, जैसे हमने तालाब की पारिस्थितिक तंत्र की बात किया, तुरंत आपके दिमाग में बात आती है कि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर पानी में घुलित गैसें हैं, उसमें उपस्थित वनस्पतियाँ हैं, उसमें उपस्थित जंतु हैं, मछलियाँ वगैरह सभी जीव सम्मिलित होते हैं और वो सब आपस में विशेष प्रकार से आपस में क्रिया करके एक आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो फिर आपस में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलके आपस में एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बायोम या हिंदी में जीओम कह देते हैं। अब बायोम या जीओम क्या हुआ, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि बड़े क्षेत्र में, जैसे एक आपका एक ही एरिया में आप देख रहे हैं, वहाँ तालाब भी था, वहाँ वन भी था, वहाँ घास का मैदान का पारिस्थितिक तंत्र भी था। इस तरह से एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा एरिया जहाँ पर विशेष प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियाँ हों और विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, उस क्षेत्र को हम बायोम या जीओम कहते हैं। बहुत से जीव हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जैसे आपका सदाबहार वन क्षेत्र है, आपका मरुस्थलीय वन क्षेत्र है, जैसे आपका पर्णपाती वन क्षेत्र है। इस तरह के क्षेत्र जैसे देख रहे हैं आप कि इसमें खास आपका तापमान होता है, वहाँ खास विशेष मात्रा की वहाँ वर्षा होती है, वहाँ पे सूर्य की प्रकाश की उपलब्धता विशेष रूप से होती है। इस प्रकार से उन स्थानों पर एक विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और वहाँ पर विशेष प्रकार के जंतु विकसित होते हैं और ये आपके एक विशेष प्रकार का पूरा जो क्षेत्र बन जाता है, इसी को हम जीओम या बायोम कह देते हैं। ठंडे प्रदेशों में देखेंगे वहाँ अलग तरह के पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, वहाँ के जंतु अलग हैं। एक पूरा जो ठंडे प्रदेश का जो हो जाएगा, इससे आपका टुंड्रा एक बायोम हो जाएगा। इस तरह से एक बड़ा क्षेत्र, बायोम ऑलवेज बड़ा क्षेत्र हो जाता है। एक छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र वहाँ रहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा क्षेत्र जहाँ एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो, जहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, वायवीय परिस्थितियाँ वातावरणीय परिस्थितियाँ हों और साथ साथ वहाँ पर विशेष प्रकार के जंतु और वनस्पतियाँ हों, उसी को हम लोग जीओम या बायोम कहते हैं। जैसे आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जैसे एक क्षेत्र से एक बायोम है, उसके बाद दूसरा जब बायोम शुरू होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि वातावरणीय परिस्थितियाँ अचानक बदल जाएंगी। तापमान है तो एक बीच में कुछ स्थान ऐसा आएगा जहाँ पर कि तापमान एक समान रहेगा। जल किसी जगह ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, तो बीच का एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ औसत जल होगा, औसत बारिश होती होगी। इस तरह के तो जहाँ पर दो बायोम या जीओम मिलते हैं उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। आपको याद रहना चाहिए शब्द। जहाँ पर दो बायोम या जीओम मिलते हैं उस बीच के एरिया को, इंटरमीडिएट क्षेत्र को हम जीओम या बायोम कहते हैं, सॉरी इकोटोन कहते हैं। जहाँ पर दो बायोम या जीओम मिलते हैं, जिससे वजह से वहाँ पर एक एवरेज कंडीशन, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं और दोनों प्रकार की जंतु वनस्पति दोनों बायोम के वहाँ पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को आप इकोटोन कहते हैं। इस प्रकार से विश्व में विभिन्न प्रकार के बायोम या जीओम होते हैं और ये बायोम जो आपके हैं, जितने सारे बायोम हो इनको सभी को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका जैवमंडल या बायोस्फीयर बन जाएगा। इस तरह से आपका बायोस्फीयर या जैवमंडल क्या है, वो क्षेत्र जहाँ पर आपके जीव उपस्थित हैं। आपके समुद्र की गहराई में करीब आपको जैसे बताया कि 14 किलोमीटर की गहराई तक जीव उपस्थित हैं और पृथ्वी तल से ऊपर आपके करीब 8 किलोमीटर तक वायुमंडल तक भी जीव पाए जाते हैं। साथ साथ स्थल पर पाए जाते हैं। इस 14, 8, 22 किलोमीटर के रेंज को आप क्या कहते हैं, बायोस्फीयर या जैवमंडल कहते हैं। इस तरह से हम इस प्रकार से जैसे हम आपसे जीओम की बात कर रहे थे, तो विश्व के प्रसिद्ध जीओम का एक फिगर मैंने ड्रॉ किया आपके सामने और आप इस तरह देखेंगे कि मुख्यतः आपके जो है 6 प्रकार के जीओम या बायोम विश्व में पाए जाते हैं। इसमें तापमान, एवरेज तापमान कितना रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में, एक साइड ड्रॉ है। दूसरी साइड ड्रॉ है कि एनुअल रेनफॉल कितना होता है सेंटीमीटर में, वार्षिक वर्षा कितना होती है वहाँ प्रतिवर्ष। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जैसे टुंड्रा देख रहे हैं आप,
टुंड्रा क्षेत्र को देख रहे हैं तो यहाँ जीरो से लगभग साल भर जो है तापमान जीरो के नीचे ही रहता है आपका। और टुंड्रा क्षेत्र में बारिश भी, वर्षा भी 150 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन तापमान बहुत कम होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं बहुत कम होती हैं। और जैसे आपको पता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को हम लोग आर्कटिक डिजर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल तो है, उत्तरी ध्रुव पर बहुत ज़्यादा पानी है, इतना पानी है कि उससे आज विश्व डर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और पानी पिघल जाएगा तो समुद्र तल का तापमान, समुद्र तल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहाँ पर बहुत पानी है, लेकिन वो पानी किस रूप में? बर्फ़ के रूप में है। और आपको पता है पौधों को पानी किस रूप में चाहिए? तरल रूप में चाहिए। तो पौधों को पानी नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए जब पानी नहीं तो वहाँ कोई वनस्पतियाँ नहीं, इसलिए आप उसको हम आर्कटिक डिजर्ट भी कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है लेकिन वहाँ कोई वनस्पतियाँ नहीं, इसलिए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक डिजर्ट या मरुस्थल भी कहते हैं। इस क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः बर्फ रहता है, और जब बर्फ वगैरह पिघलती है कुछ महीने के लिए कुछ झाड़ियाँ और मुख्यतः आपके कुछ जो है जंतु वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। दूसरा आपका देख रहा है डिजर्ट या मरुस्थली, जो आपका बायोम होता है, जीवोम होता है। यहाँ तापमान देख रहे हैं कि 5 डिग्री से लेके आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक तापमान यहाँ पर रहता है। और विशेष बात यह है यहाँ के तापमान में दिन और रात में बड़ा अंतर आता है। दिन में तापमान बहुत कम हो जाता है, मुख्यतः रेत होती है, रेत बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है। तो दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, रात में तापमान एकदम कम हो जाता है। साथ साथ यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर पौधों का जो वितरण है बहुत कम है। जो भी हैं वो मुख्यतः आपकी कटीली झाड़ियों के रूप में रहती हैं। जब पौधे कम हैं तो जंतु भी बहुत कम रहते हैं। ये आपका डिजर्ट बायोम या आपका वन जीवोम कहलाता है, वन क्षेत्र मरुस्थली जीवोम कहलाता है। इस तरह से तीसरा जो आपका मेन बायोम होता है, ये आपके ग्रासलैंड की बात होती है, घास के मैदानों की बात होती है। घास का मैदान जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तापमान होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है तापमान, वार्षिक तापमान। और यहाँ जो वर्षा होती है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर एनुअली वार्षिक वर्षा होती है, जिसका मतलब हो गया पर्याप्त तो वहाँ वर्षा है। और यहाँ पर जो मुख्य पौधे होते हैं आपके शाकी पौधे होते हैं, और साथ साथ बीच बीच में कुछ बड़े वृक्ष भी उपस्थित होते हैं। ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं, घास के मैदान कहते हैं, जिसमें मुख्यतः डोमिनेंट जो पेड़ पौधे होते हैं आपके शाकी पौधे होते हैं, उसी घास के पौधे होते हैं ग्रास फैमिली के, और साथ साथ बड़े बीच बीच में कहीं कहीं वृक्ष भी रहते हैं, सघन वृक्ष नहीं रहते। आपको पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में कुछ प्रसिद्ध ग्रासलैंड्स हैं, और उन ग्रासलैंड में जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपके प्रेरीज ग्रासलैंड हैं, दक्षिण अमेरिका में आपके पंपास हैं, आपके अफ्रीका में वेल्ड्स हैं, आपके यूरेशिया में स्टेपीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारा टसक्स है। ये मुख्य आपके ग्रासलैंड्स हैं जो विश्व के फेमस ग्रासलैंड्स हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में आपके वेल्ड्स, यूरेशिया में आपके स्टेपीज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपके टसक्स, ये आपके मुख्य ग्रासलैंड्स होते हैं। इन ग्रासलैंड्स में हमारा मुख्य रूप से खेती ज़्यादा की जाती है, इसलिए हम लोग ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, इसे हम रोटी का टोकरी भी कहते हैं इस ग्रासलैंड्स को, क्योंकि यहीं पे हमारे खाद्य पौधों का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। चौथा आप देख रहे हैं कोनिकल फॉरेस्ट। कोनिकल फॉरेस्ट देख रहे हैं आपके कि यहाँ वर्षा तो अधिक है लेकिन आपका तापमान भी काफ़ी अधिक होता है। तो जो आपके पेड़ होते हैं कोनिकल, शंकुधारी वन, कोनिकल शेप होते हैं, जिससे कि जो वहाँ बारिश जो होती है मुख्यतः वो बर्फ़ के रूप में होती है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बर्फ़ आसानी से उनके पौधों से नीचे गिर सकें, इसलिए वो पौधे जो हैं शंकु के आकार के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। ये उनको वहाँ के पौधों की विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आपकी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है, जिसको हम लोग
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे जीवों में तापमान थोड़ा कम होता है, वर्षा भी औसत होती है और बहुत अधिक वर्षा नहीं होती, बीच में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, इसलिए पौधे अपनी पत्तियाँ साल में कुछ समय के लिए गिरा देते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका फॉरेस्ट होता है, जियोम होता है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये ऐसे क्षेत्रों में फॉरेस्ट डेवलप करते हैं। ये जियोम ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर कि जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक वर्षा क्षेत्र है, जहाँ पर कि साल भर में 150 से लेके 350-400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। साथ साथ वहाँ वर्ष भर तापमान भी काफ़ी उपयुक्त होता है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान भी होता है। और जो पौधों को परिस्थितियाँ चाहिए कि जल, सूर्य का प्रकाश, वातावरणीय तापमान, वो सभी उपलब्ध रहता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में पौधों की बहुत अधिक वृद्धि होती है और जब पौधे अधिक होते हैं तो जंतु भी बहुत अधिक होते हैं। इस प्रकार ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके जो आज के टॉपिक की जो बात हुई कि पर्यावरण का वर्गीकरण जो हमने किया, तो उसके क्या क्या भाग होते हैं, साथ साथ वायुमंडल में क्या क्या क्षेत्र, कितने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, साथ साथ हमने वायुमंडल, वायु की कॉम्पोजिशन की बात की और जैवमंडल जो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में जहाँ पर जीव पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को मिलाकर जहाँ तक जीव पर उसको जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में आपने देखा कि बेसिक यूनिट जो आपकी होती है वो जीव होता है। जीव मिलके आपके पॉपुलेशन यानी कि उसकी जनसंख्या समष्टि बनाते हैं। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या समष्टि मिलके आपके जैव समुदाय बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। बायोटिक कम्युनिटी मिलके आपके बायोम बनाते हैं और यही बायोम मिलके समस्त पूरे जितने भी दुनिया के बायोम हैं वो मिलके जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात अगले टॉपिक की जाएगी। धन्यवाद।